ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः प्रथमः पादः समास प्रकरणम लाइव कक्षा संख्या 32 द्वात्रिंशत्तमी कक्षा, ठीक है, को पढ़ेंगे। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। कहां तक पढ़ा दिया था? यहां तक पढ़ा दिया था, विशेषणम विशेषेण बाहुल्यम। विशेषणवाची का समास विशेष समानाधिकरणवाची सुबंत के साथ में, समर्थ सुबंत के साथ में होता है, और बहुल करके होता है। कहीं विकल्प होता है, कहीं नित्य होता है, कहीं कुछ और भी हो जाता है। तो अभी हमने देख लिया कि एक नित्य समास भी इसमें उदाहरण दे लिया था, कृष्ण सर्पः लोहित शालिः, और दूसरा नीलम च तदोत्पलम च नीलोत्पलम, ये विकल्प का देख लिया। सरल है, कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। चलिए, अब इसके आगे का सूत्र आ रहा है। अब ध्यान देंगे, इसके आगे जो कुछ सूत्र पढ़ाए जाएंगे उनमें से कुछ सूत्र इसी के प्रपंच होंगे। क्या? इसी सूत्र के विशेषणम विशेषण बहुलम के प्रपंच हैं। प्रपंच का अर्थ मैं आपको पहले ही समझा देता हूं। दुनिया कहते हैं संसार भी एक प्रपंच है। क्या है? प्रपंच। प्रपंच का अर्थ होता है विस्तार, माने किसी एक बात को ही कई ढंग से कहना, कई बार कहना आंशिक रूप से, वो उसका प्रपंच हो जाता है। तो कह सकते हैं प्रपंच माने उसी बात को और सरलता से बता देना, और सरलता से बता देना। ठीक है, तो अब आप उदाहरण में समझ जाएंगे कि कैसे बताएं। और प्रपंच इसलिए करना पड़ता है कि जो मूल विधि बताई है उस विधि के उदाहरण के तौर पर उसको प्रस्तुत करते हैं कि देखो ऐसा होता है। इस मूल विधि का अर्थ ये है, ऐसा होता है। तो विशेषणम विशेषण बहुलम तो महर्षि पाणिनि ने जो बनाया था, उसके प्रयोग कैसे होता है वो अपने ही सूत्र के द्वारा बता रहे हैं आगे कि भाई उसका प्रयोग ऐसे होता है। यही प्रपंच है। ये संसार भी प्रपंच है। ठीक है, क्या कहते हैं? संसार भी प्रपंच है। ये उस कहते हैं उस परमात्मा का ही विस्तार है। ठीक है, तो प्रपंच माने विस्तार। आइएगा, सूत्र है आपका पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च।
ठीक है, बोल लीजिएगा। पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च। पदच्छेद है, पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यमा वीराः प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं च अव्ययपदम् समासः। पूर्वापर इत्यत्र योग द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व। आप गुरुजी ने बोल दिया इतरेतर योग द्वंद्व कर लीजिएगा इसमें भी कर लीजिएगा, अब आप कर लीजिएगा। अब हर चीज को मैं भी नहीं बताऊंगा आपको, इतना तो कर ही सकते हैं आप। बहुत दिन पढ़ाते पढ़ाते हो गया, 1-1.5 वर्ष हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते आपको। चलिएगा, इसका कैसे करेंगे समास। यहाँ पर सभी शब्दों को अलग अलग पढ़ दिया है, यहाँ से आप आराम से सहयोग ले सकते हैं। पूर्वश्च अपरश्च प्रथमश्च चरमश्च जघन्यश्च समानश्च मध्यश्च मध्यमश्च वीरश्च इति पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराः। लो ये हो गया, विग्रह भी करते हैं समास भी करते हैं, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। ठीक, अनुवृत्ति इसमें आ रही है, विशेषणम विशेषेण समानाधिकरणेन तत्पुरुषा विभाषा सुपा सुप 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 सह सुपा समासः, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। आइएगा अर्थ देखते हैं गुरुजी ने क्या लिखा है। अर्थ, पूर्व अपर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीरा इत्येते विशेषणवाचिनः सुबन्ताः समानाधिकरणैः विशेष्यवाचिभिः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। अरे बिल्कुल सरल है जी। कह रहे हैं पूर्व पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर इत्यादि, माने ये क्या विशेषणवाची, विशेषणवाची है। इन सुबंतों का समानाधिकरणवाची जो विशेषवाची सुबंत है उनके साथ विकल्प समास होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। तो यही काम तो ऊपर वाला सूत्र कर रहा था कि विशेषणवाचियों का विशेष समानाधिकरणवाची विशेष्य को विशेष्यों के साथ में समास होता है, तो ये कर रहा है। ये विशेषण विश्व ऊपर वाले से आ गए और ये विशेषवाची भी आ गए उसी से। तो उसी सूत्र को समझा रहे हैं कि देखो महर्षि पाणिनि जी कि भाइयों बहनों भाइयों बहनों मित्रों, इस सूत्र को इस प्रकार से प्रयोग कर रहा है जैसे मैंने यहां पर करके दिखा रहा हूं कि इस प्रकार के पूर्व अपर प्रथम इस प्रकार के शब्द क्या बनते हैं, विशेषण, और उनका विशेष्यों के साथ समास होता है। आइएगा अब देख लेते हैं, चलिएगा उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है पूर्वश्चासौ पुरुषश्च पूर्व पुरुषः। अब इसमें क्या है, पूर्व शब्द है विशेषण और पुरुष शब्द है विशेष्य। पुरुष कैसा, पूर्व वाला है, पूर्व काल वाला कह सकते हैं। तो पूर्वश्चासौ पुरुषश्च पूर्व पुरुषः। ठीक है, यहां पर ये ध्यान देंगे। अब आप यहां पर जब हम इसका लौकिक विग्रह करते हैं, ये ठीक है लौकिक विग्रह एक तरह से, तो लौकिक विग्रह करते हैं तो हम लौकिक विग्रह के लिए एक सर्वनाम को लगाते हैं। तो इसमें 2 सर्वनामों को हम क्रमशः लगा देते हैं। कभी कभी तद का प्रयोग कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तद का, और कभी कभी आदस का। कहां पर करते हैं, तद माने वह, आदस माने वह, यही देखते होंगे आप। अब देखिए यहां पर पूर्व है, इसको अलग तोड़ेंगे। पूर्वाह च असौ, ये क्या है, असौ है वास्तव में, क्या है, असौ। ध्यान देंगे क्योंकि पूरा व्याकरण पढ़ जाए और आपको ये बात समझ में नहीं आए, कोई पूछने लगे तो आप कहेंगे जी तो हमने विचार ही नहीं किया। तो विचार जरूर करना चाहिए। तो क्या है, पूर्वाह च असौ पुरुषाह च। यहां बीच में क्या होता है,
माने ये जो असौ लगाते हैं, तद शब्द का लगा सकते हैं, यहां पर आप सा भी कर सकते हैं, सा माने सा, ऐसा भी कर सकते हैं, सा का प्रयोग भी कर सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं पूर्वश्च साह पुरुषश्च, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जो ये जो सर्वनाम को बीच में हम रखते हैं, ये इसलिए रखते हैं कि ये बताता है कि वही पूर्व है और वही पुरुष है, माने दोनों विशेष और विशेषण एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। इस बात को दर्शाने के लिए क्या लौकिक विग्रह में हम प्रयोग करते हैं। ध्यान दी, इस बात को समझ लीजिएगा विग्रह करते समय कि यहां पर पूर्वश्चा सौ पुरुषश्चा, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं पूर्वश्चा सा पुरुषश्च, सा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पर अदस शब्द का लेकर के, अच्छा ये इनका तीनों लिंगों में रूप चलता है, तीनों लिंगों में चलता है। यहां पर ये क्या है, ये पुरुष और पूर्व शब्द कैसे हैं, पुल्लिंग है, इसलिए यहां पर पुल्लिंग का रूप प्रयोग हुआ है। मानिएगा यहां पर ये नपुंसक लिंग हो, पूर्व शब्द मानिएगा नपुंसक लिंग में हो, और ये दूसरा शब्द मानिएगा फल शब्द हो, फल, तो क्या है, तो तद शब्द का अथवा अदस शब्द का आपको क्या रूप प्रयोग करना पड़ेगा, नपुंसक लिंग। इनके अनुसार ही लिंग का निर्धारण होता है, इनका दोनों का, और इनके अनुसार ही वचन का निर्धारण होता है। यहां पर ये एक वचन है दोनों, इसलिए यहां पर असौ लगा है। यदि यहां पर द्विवचन इनको कर देते, ऐसा कर देते पूर्वऊ, क्या कर देते, पूर्वऊ, पूर्वऊ च, फिर क्या आता, असौ अमु, अमु आता फिर द्विवचन में, अथवा तद का करते तो तऊ आता, तऊ पुरुषऊ च, ऐसा आता। तो ध्यान देंगे इन शब्दों का तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में प्रयोग हम करते हैं, और उनका प्रयोग किसके ऊपर निर्भर होता है, इनके ऊपर निर्भर होता है, इन विशेष और विशेषण के लिंग और वचन पर। ठीक है, क्लियर है? चलिएगा, तो पूर्व पुरुषाः अपरश्चासौ पुरुषश्च अपर पुरुषः, प्रथमश्चासौ पुरुषश्च प्रथम पुरुषः, चरमश्चासौ पुरुषश्च चरम पुरुषः, जघन्यश्चासौ पुरुषश्च जघन्य पुरुषः, समानश्चासौ पुरुषश्च समान पुरुषः, मध्यश्चासौ पुरुषश्च मध्य पुरुषः, मध्यमश्चासौ पुरुषश्च मध्यम पुरुषः, वीरश्चासौ पुरुषश्च वीर पुरुषः। स्थिति एकदम साफ है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब देखिएगा कुछ भी नहीं है, ये तो लौकिक विग्रह आपको दिखा दिया। अब इनको ये सब जगह ये विशेषण है, ये विशेषण है, विशेषण है, विशेषण है, विशेषण है, विशेषण है, विशेषण है, विशेषण है। अब इनके अर्थ देख लीजिएगा, हिंदी में अर्थ लिखा हुआ गुरुजी ने, पूर्व पुरुषान पहला पुरुष, अपर पुरुष दूसरा पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का माने पहला, प्रथम पुरुष बोलते हैं थर्ड पर्सन, या पहला पुरुष भी कह सकते हैं, प्रथम को पहला पुरुष भी बोलते हैं। चरम पुरुष माने अंतिम पुरुष, तो यहां पर पहला ही आएगा, प्रथम पुरुष माने पहला पुरुष, और जघन्य पुरुष माने क्रूर पुरुष, समान पुरुष माने समान पुरुष, मध्य पुरुष माने बीच का आदमी, मध्यम पुरुष का भी अर्थ वही है बीच का, वीर पुरुष माने वीर पुरुष। तो ये क्या है, विशेष और विशेषण का समास हो रहा है। सरल है बिल्कुल। अब इनमें आप अलौकिक विग्रह कैसे करेंगे, अलौकिक विग्रह आपको कुछ यहां पर आपको दिखाने की आवश्यकता, ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, सभी शब्द हैं। तो ऐसे पूर्व, सु और पुरुष
तो बस इस प्रकार से करते जाइएगा, विग्रह समास हो जाएगा, पूर्व सार है तो अपनी स्वादिष्पत्ति कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। गुरुजी ने भी लिखा है यहाँ पर, पूर्व सूत्र से ही समास सिद्ध था, पुनः यह सूत्र प्रपंचार्थ है। इसके लिए बोलो, प्रपंच के लिए, उसी का विस्तार के लिए, दे दिखाने के लिए कि ऐसे समास होता है जी। है? हम जैसे, आप जैसे नादान व्यक्ति महर्षि पाणिनि की बात ना समझ पाए तो महर्षि पाणिनि ने पहले ही दूसरा सूत्र और वैसे ही बना दिया कि अब तो समझ में आ जाएगा, और भी बनाएंगे अभी। ठीक है, चलिए, स्पष्ट हो गया आपका ये सूत्र। आगे चलते हैं। श्रेण्यादयः कृतादिभिः, श्रेण्यादयः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम, कृतादिभिः तृतीया व्यक्ति बहुवचनान्तम। समासः श्रेणिः आदिर्येषां ते श्रेण्यादयः बहुव्रीहि समासः। श्रेणी शब्दादि में जिन शब्दों के वे शब्द क्या कहलाते हैं, बोलो, श्रेण्यादयः। कृत आदिर्येषां ते कृतादयः, तैः कृतादिभिः बहुव्रीहि समासः, ये भी बहुव्रीहि है। कृत शब्द आदि में जिन शब्दों के, वो कृतादि शब्द हो गए। ठीक है, सरल है बिल्कुल। अभी आपको बता देंगे श्रेण्यादि शब्द कौन से हैं, कृतादि शब्द कौन से हैं। ठीक है, अभी आपको बता भी देंगे। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, समानाधिकरणेन तत्पुरुषा विभाषा सुप सा सुपा समासा, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः श्रेण्यादयः सुबन्ताः समानाधिकरणैः कृतादिभिः सह विभाषा समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं श्रेणी आदि शब्द हैं जो सुबंत हैं, वो समानाधिकरणवाची कृतादियों के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं। और वो बोलो कौन सा समास होता है, जल्दी से बोलो, कमेंट कीजिएगा। तत्पुरुष समासः। उदाहरण है आपके, अश्रेणयः श्रेणयः कृताः श्रेणीकृताः एककृताः। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, इस सूत्र पर थोड़ा सा विशेष आचार्य कात्यायन को देखना पड़ता है हमको। ठीक है, महर्षि पाणिनि जी ने तो कह दिया कि श्रेण्यादि शब्द हैं वो कृतादि शब्दों के साथ समास को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु किस अवस्था में होते हैं, हर अवस्था में नहीं हो जाते, अवस्था विशेष में होते हैं। उस अवस्था विशेष को ही आचार्य कात्यायन महाराज जी ने अपने वार्तिक से इस सूत्र पर बताया है कि श्रेण्यादि शब्दों का कृतादि शब्दों के साथ समास कब होता है। आइएगा, वार्तिक लिख लीजिएगा आप। यहां पर ये वार्तिक लिख लीजिएगा, ये वार्तिक आपके लिए मैंने यहां पर बना दी है पीडीएफ। ये वार्तिक है, श्रेण्यादिषु व्यर्थवचनम कर्तव्यम महाभाष्य। क्या कहते हैं, जो श्रेण्यादि शब्दों का जो समास कर रहे हैं, श्रेण्यादि श्रेण्यादया कृतादि से, तो उसमें ऐसा करना चाहिए कि उन श्रेण्यादियों में का समास तभी होता है जो च्यर्थवचनम कर्तव्यम, प्रत्यय का अर्थ प्रकट होने पर ही। किसका, बोलो, स्वी प्रत्यय का। ये च्यु प्रत्यय का अर्थ, च्यु प्रत्यय है एक। अच्छी प्रत्यय वैसे मैं थोड़ा सा एक बार दो बार बताया है आपको, परंतु ध्यान नहीं होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ये 5वें अध्याय की बात है। ये प्रत्यय का अर्थ होता है अभूत तद्भाव। अब कहेंगे आप अभूत तद्भाव क्या होता है ठीक है, वो आपको समझा देते हैं।
अभूत तद्भाव अथवा च्वी प्रत्यय का जो अर्थ होता है वो होता है जो चीज जैसी नहीं है, माने अब जैसी नहीं है उसको वैसी बना देना। मानिएगा ये कपड़ा कैसा है, व्हाइट है, व्हाइट है, मानिए व्हाइट। इस व्हाइट को, ये व्हाइट है, ये लाल नहीं है, रेड नहीं है, तो इसको क्या रंग में लाल कर देना तो लाल हो जाएगा। माने जो जैसा नहीं है उसको वैसा बना देने का नाम ही क्या होता है, च्वी अर्थ, अभूत तद्भाव। क्या, अभूत तद्भाव, जो पहले नहीं था अब हो गया। जो मनुष्य शिक्षित नहीं था उसको शिक्षित बना देना, ये जो अर्थ आता है ये च्वी प्रत्यय लाता है। तो वही कह रहे हैं यहां पर शेण्यादियों का अर्थ सामान्य मन नहीं लेना चाहिए। ऐसा तब समास होता है जब ये अर्थ माने अभूत तद्भाव माने च्वी का अर्थ। श्रेणी का अर्थ होता है पंक्ति। क्या होता है, श्रेणी का अर्थ पंक्ति। जो पंक्तिबद्ध नहीं थे उनको पंक्तिबद्ध या पंक्तिबद्ध हो जाएं तब समास होगा। तो इसको लिख लीजिएगा, श्रेण्यादिषु च व्यर्थ वचनम कर्तव्यम। अब वहीं आ जाइएगा महाराज गुरु जी के पास में। देखिएगा, इसलिए यहां पर विग्रह ऐसे क्या करते हैं, अश्रेणया श्रेणया कृताः श्रेणीकृताः। श्रेणीकृता का अर्थ क्या है, जो पंक्ति में नहीं थे उन्हें पंक्ति में किया। जो लाइन में नहीं खड़े थे पुलिस वाला आया डंडे से, चलो भाई लाइन में लगो, ठीक है। तो जो पंक्ति में नहीं थे उनको पंक्ति में कर दिया, ये अर्थ यहां पर आ रहा है, च्वी का अर्थ है। पर ध्यान रखना चाहिए च्वी का अर्थ होना चाहिए, च्वी प्रत्यय नहीं होना चाहिए। च्वी अर्थ का है, च्वी प्रत्यय नहीं होना चाहिए। च्वी प्रत्यांत शब्दों का जब श्रेणी आदि से च्वी प्रत्यय ले आएंगे तो समास नहीं होगा इस सूत्र से, फिर दूसरे से होगा। तो च्वी प्रत्यय नहीं आया वो इन शब्दों से, श्रेणी आदियों से, परंतु च्वी का अर्थ वहां पर दिखाई दे रहा हो, ऐसा होता है। तो अब क्या, अश्रेणया श्रेणया कृता, ये तो हो गया लौकिक विग्रह और श्रेणी कृता। तो अब आप इसका समास विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह तो कैसे करेंगे, श्रेणी जस कृत जस, ऐसा समास कर लीजिए, ठीक है। बस अब समास हो जाएगा और ये बहुवचन श्रेणी कृता बन जाएगा। तो ये कृत शब्द का श्रेणी के साथ में, ऐसे एक कृता, एक कृता माने जो एक नहीं थे उनको एक किया गया, माने जो बिखरे हुए थे। अनेके एके कृता, इसका क्या करेंगे, अनेके एक कृता, जो अनेक थे उनको एक किया गया, लिख लीजिएगा, अनेके एक कृता। यहां पर एक शब्द बहुवचन में चलेगा। तो फिर जब इसमें करेंगे तो एक जस और कृत जस, ऐसा अलौकिक विग्रह होगा, ध्यान देंगे क्या होगा, एक जस और कृत जस, ध्यान दीजिएगा। ये शंका मत कर लीजिएगा कि एक शब्द से जस कैसे आ गया, एक तो एक को कहता है, नहीं, यहां एक जो एक शब्द है वो वस्तुतः बहुत सारों को कह रहा है। अनेके एक कृता माने एक वाले हो गए, इकट्ठे हो गए, ये अर्थ है, ठीक है। तो यहां पर जस आ जाता है तो ये समास हो जाएगा आपका, ठीक है।
तो मित्रों फिर इससे इस प्रकार से समास हो जाएगा और एक कृत और जस आ जाएगा स्वादि उत्पत्ति होकर के, तो एक कृताः बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया शेण्यादयः कृतादिभिः। अब हम देख लेते हैं कि शेण्यादि शब्द कौन कौन से होते हैं और कृतादि शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, ये यहां पर ये काशिका के अंदर गण दिया है, देखिएगा ये हैं शेण्यादि शब्द। श्रेणी, एक, पूग, कुंड, राशि, विशिख, निचय, निधान, इंद्र, देव, मुंड, भूत, श्रवण, वदान्य, अध्यापक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, पटु, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, कृपण इति शेण्यादि। ये कुछ शेण्यादि शब्द यहां पर आपको बता दिए, परंतु इनके अतिरिक्त भी यदि ऐसा समास दिखता है तो उसको भी शेण्यादि गण के अंदर मान लेते हैं। इसलिए शेण्यादि गण क्या है? आकृति गण है। और कृतादि शब्द कौन से हैं? कृतादि शब्द हैं कृता, मिता, मता, भूता, उक्ता, समाज्ञाता, समाम्नाता, समाख्याता, संभाविता, अवधारिता, निराकृता, अवकल्पिता, उपकृता, उपाकृता इति कृतादि। ये कृतादि शब्द हैं मित्रों। तो कृतादि ये भी आकृति गण है। यदि और भी इसी प्रकार के शब्दों का समास दिखता है तो उसको भी इसी गण के अंदर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों गण बता दिए हैं। ठीक है, चलिएगा ये शेण्यादयः कृतादिभिः आपका समास हो गया। ठीक है, अब है आगे आ जाइएगा। कृतेना नई विशिष्टेना नई, कृतेना तृतीय व्यक्ति एक वचनांतम, नई विशिष्टेन तृतीय व्यक्ति एक वचनांतम, अनई प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, समासः नया एव विशिष्टाः नई विशिष्टाः, तेना नई विशिष्टेन, माने नया एव विशिष्टाः, नई के साथ में ही जो विशिष्ट है। ठीक है, तो नया विशिष्टाः, नया एव विशिष्टाः, नई विशिष्टाः। तो इसका जो विग्रह करेंगे, वस्तुतः बहुब्रीहि समास कर रहे हैं तो इसमें विग्रह ऐसा करना होगा, नया एव विशिष्टाः, यह ये तो इन्होंने दिखा दिया, परंतु ये बहुब्रीहि का विग्रह नहीं है वास्तव में। क्या ये बहुब्रीहि का विग्रह नहीं है? बहुब्रीहि का विग्रह करेंगे नहीं है विशिष्ट यस्मिन, जिसमें। ठीक है, नई विशिष्टा यस्मिन सा नई विशिष्टा, नई ही विशेष है जिसमें, वो नई विशेष हो जाएगा। तो यहां पर ये विग्रह दिया है, ये एक तरह से क्या दिया है? तृतीय तत्पुरुष समास का विग्रह दिया और समास लिख दिया बहुब्रीहि। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने विग्रह बताया वैसा आप करेंगे तो यहां ठीक रहेगा। ठीक है, आगे है न विद्यते नई यस्मिन, तो नई नई न विद्यमान है, न विद्यते जो नहीं विद्यमान है नई जिसमें, वो अनई हो गया।
नहीं जिसमें नहीं है, क्या नहीं जिसमें नहीं है वो अनई हो गया। तो यहां पर जैसे यहां पर बहुब्री किया है वैसे यहां पर भी बहुब्री होना चाहिए, ये उतना उचित समास नहीं लग रहा है, ठीक, उचित नहीं लग रहा है। यहाँ पर भी नहीं बहुब्री होना चाहिए, उसी प्रकार से विग्रह। अनुवृत्ति इसमें समानाधिकरणेन तत्पुरुषा विभाषा सुप सहसुपा समासः, इनकी अनुवृत्ति आती है। और आइएगा, आप जानते हैं कि नहीं, जो नहीं है, नहीं का अर्थ क्या होता है, निषेध। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो कृतांत, कृतेन माने कृता प्रत्यांत शब्द, क्या कृता प्रत्यांत शब्द, यहां पर जो समास होगा वो दोनों शब्द कैसे होने चाहिए, कृता प्रत्यांत के होने चाहिए। परंतु एक कृता प्रत्यांत में नहीं समास हुआ होना चाहिए और एक ऐसा कृता प्रत्यांत शब्द होना चाहिए जिसमें नहीं समास का नहीं हुआ हो। ठीक है, आइएगा देखिए। अन अर्थ अनई कृतांतम सुबंतम नई विशिष्टेन कृतांतेन समानाधिकरणेन सुबंतेन साह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, क्या है, अनई कृतांतम माने अनई माने नई से रहित जो कतांत सुबंत है वो नई विशिष्टेन कतांतेन माने नई विशेष वाले जिसमें नहीं हो रहा है, ऐसा कृत प्रत्यांत शब्द के साथ समानाधिकरणवाची के साथ में विकल्प से समास होता है और स्व तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखिएगा, कृतम च तद अकृतम च कृता कृतम, इसमें क्या है, ये नहीं रहित है, कृत प्रत्यांत है, और यह अकृतम, अकृतम क्या है, नहीं सहित है, न कृतम अकृतम, तो ये नहीं विशिष्ट हो गया। तो कृता प्रत्यांत के साथ में नई से रहित जो पद होता है उसका समास होता है। अब क्या है, ये अनई, अनई वाले की जो अनई जिसको कहेगा जिसमें नई नहीं है उसकी क्या हो जाएगी, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आ जाएगा। ठीक है, क्या उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कृता कृतम। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही भुक्ता भुक्तम, कृता कृतम का अर्थ होगा किया और ना किया बराबर। किसी आदमी ने कुछ काम किया, परिश्रम किया, उसका कोई फल नहीं मिला, तो किया ना किया बराबर है भाई इसका। ठीक है, ऐसे ही भुक्ता भुक्तम माने भुक्ता मैं भुक्तम च तद अभुक्तम च भुक्ता भुक्तम माने खाया और ना खाया बराबर है, इसका कोई लाभ नहीं है इसके खाने का। पीता पीतम, पीतम च तद अपीतम च माने पिया न पिया इसका बराबर है। ठीक है, ये अर्थ आता निकल के। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एक कृत प्रत्यांत बिना नई समास वाला होना चाहिए, दूसरा नई समास वाला होना चाहिए, कृत प्रत्यांत दोनों होने चाहिए, बस इतना ही विशेष होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप करेंगे ऐसे कृत सु और अकृत सु, बस समास हो जाएगा। और फिर ये नपुंसकलिंग है, किसी कार्य का विशेषण है इसलिए नपुंसकलिंग आ जाएगा, सु और अतोम अमी पूर्व लग करके हो जाएगा, सब जगह यही है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका, ये देखिए उदाहरणों के अर्थ भी देख लीजिए। कृता कृतम जो किया न किया बराबर हो, भुक्ता भुक्तम जो खाया न खाया एक हो, खाया और न खाया बराबर है, पीता पीतम ऐसे ही। उदाहरण कृता कृतम आदि में पूर्व पद नहीं रहित तथा उत्तर पद नहीं विशिष्ट है। उत्तर पद में पूर्व पद से केवल नहीं विशेष है। ठीक है, नहीं विशेष वाला है, नहीं विशिष्ट है ना। ठीक है, अन्य सब प्रकृति प्रत्ययादि तुल्य हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब मैं आपको चलते चलते और बता देता हूं। यदि
यदि ऐसा ही विग्रह आप रखेंगे तो यहां पर क्या होगा, तृतीया तत्पुरुष समास होगा, ध्यान देखिएगा। सही ये भी हो सकता है, क्या हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास माना जाएगा, बहुब्री नहीं माना जाएगा, ठीक है। नहीं के द्वारा विशिष्ट, नहीं विशिष्टते, नहीं विशिष्ट, बस ये दोनों तरह से बता दिया ना, बहुब्री भी बता दिया आपको और नहीं तत्पुरुष बता दिया। चलिएगा आगे आ जाइएगा। चलिए आज इतना ही करते हैं इस कक्षा में, ठीक है। और आगे की कक्षा में सूत्र संख्या हम 60 को पढ़ेंगे, ठीक है, 60 को पढ़ेंगे। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।